हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। थोड़ा चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के बारे में। अब ये जो कंपनी है ये एक ऐसे सेक्टर में है जो कि यहाँ से इंडिया में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। क्योंकि देखिए अभी इंडिया में जो लोग हैं उनको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे लोग खुद से आगे आके अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट तो होता ही है, बट एज ए इन्वेस्टर अगर हम उस कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो उस म्यूचुअल फंड को बना रही है तो हमको उसमें ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो गोल्ड रश था कैलिफोर्निया में, वहाँ पे जिन्होंने एक्चुअल में गोल्ड खोदने में जो टाइम लगाया उससे ज़्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया जिन्होंने उसको गोल्ड खोदने का शॉवेल बनाया। यानी सब लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे थे, बट असली पैसा किसने कमाया? जो शॉवेल बेच रहा था, जो मतलब वो होता है ना कुल्हाड़ी जो भी होता है उसको बोलते हैं, फावड़ा, वो जो बेच रहा था उसने ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया। क्योंकि आप फावड़ा लेके अगर आप गोल्ड खोदने जा रहे हो तो हो सकता है वो गोल्ड मिले या ना मिले, वो आपके लक्की पर डिपेंड करता है, बट फावड़ा तो जरूर बिकेगा। तो इस तरीके से हम लोग सोचना चाहिए। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनका पैसा ही बनेगा, बट जो कंपनीज म्यूचुअल फंड बना रही है उनके ऊपर और ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है। तो वैसे ही कंपनी को बोलते हैं एएमसी कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो निपॉन इंडिया का था, तो उस कंपनी का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं इधर का ही लिंक में डाल दूंगा या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। आज बात करने वाला हूँ आईसीआईसीआई एएमसी के बारे में, क्योंकि इसका Q4 का रिजल्ट निकल के आया है। और रिजल्ट डिस्कस करने से पहले आपको बोल देना चाहता हूँ कि ये कंपनी एक बहुत लार्ज कैप है। इसका मार्केट कैप अगर देखूँ तो 1,65,000 करोड़ 65,750 करोड़ की कंपनी है। बहुत बड़ा कंपनी है, बट इसके जो कंपनी का जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसका रेवेन्यू देखूं तो रेवेन्यू लगभग आपका वाई बेसिस पे 20% से ग्रो किया है। हालांकि क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ बहुत ही फ्लैट रहा है, 0.7 या 0.2% का है। तो उसका बात ये कि आपका देख लीजिए, मान लीजिए मैंने बहुत बार देखा भी है कि मार्च के महीने में कई लोग जो होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बहुत कम करते हैं, क्योंकि टैक्सेस का बहुत झमेला रहता है, मतलब उनको टैक्स फाइल करना पड़ता है, तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मार्च में इन्वेस्ट ना करके अप्रैल में किया, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को रोका, क्योंकि उन्हें कुछ टैक्स फाइलिंग में कुछ मतलब सिंप्लिसिटी के लिए उनको कुछ करना पड़ता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी मार्केट का कंडीशन भी देखिए तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल था, तो उसकी वजह से भी कई लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ पैनिक आके अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोकने का ट्राई करते हैं या स्लो डाउन करते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। फिर पैट में अगर देखें तो आपका इस बार का प्रॉफिट हुआ है 760 करोड़ का, जो कि अगेन वाई बेसिस पे 10% का ग्रोथ है। और Q-on-Q बेसिस पे देखिए तो आपको 17% का डी ग्रोथ देखने मिल रहा है। मतलब Q-on-Q बेसिस पे 17% का कंपनी ने कम प्रॉफिट कमाया। तो उसका रीज़न मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हम लोग को इस बार जो अपने एम्प्लॉयज़ थे उनको ESOPs देना पड़ा। तो ESOPs मतलब क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी का शेयर देते हो क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये शेयर आपने दिया उसको आपको एज ए खर्चा दिखाना पड़ता है, एक्सपेंसेस दिखाना पड़ता है, जिसके वजह से प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। तो ये सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए होता है, एक्चुअल नंबर आपका बढ़ा हुआ ही रहेगा, बट सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस की वजह से ये आपका प्रॉफिट थोड़ा सा घटते हुए नजर आता है। तो वो तो ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कंपनी के पास आईसीआईसीआई बैंक का ऑलरेडी एक नेटवर्क का मतलब मान लीजिए उसको बेनिफिट मिला हुआ है, उसको सिर्फ उस नेटवर्क को यूज़ करना है और बहुत सारे क्लाइंट्स के पास वो पहुंच सकती है। तो अभी आईसीआईसीआई के पास लगभग 1.7 करोड़ क्लाइंट्स हो चुके हैं, जो कि पूरा म्यूचुअल फंड का जो जितना बेस है उसका मोटा मोटी 10% का मतलब ये कैप्चर कर चुकी है। मतलब इंडिया में अगर देखें तो टोटल 17 करोड़ के आसपास का मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं या जो भी है फंड मैनेजर्स हैं, तो उनमें से 10% ऑलरेडी इसने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो मार्केट शेयर में तो मान लीजिए एक तरीके से लीडर ही है, एचडीएफसी एएमसी के बाद शायद यही आपका मार्केट लीडर बन के आता है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या है, एक टर्म होता है क्वार्टरली एवरेज एयूएम, मतलब हर क्वार्टर में देखा जाए तो कितना का कंपनी एयूएम मैनेज कर पा रही है। तो पिछले साल कंपनी का जो था ये आपका 67 लाख करोड़ था, जो कि बढ़ के भी 81 लाख करोड़ हो चुका है। तो बहुत बड़े नंबर्स पे कंपनी खेल रही है। और ग्रोथ अगर देखूँ तो 21% का है, ये भी एक बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। और Q-on-Q बेसिस पे देखिए तो फ्लैट है, 0.7% के आसपास दिख रहा है। अब कंपनी मेन फोकस क्या कर रही है, आपका एक्टिव फंड से हटके ETF और इंडेक्स फंड में कर रही है। तो एक्टिव फंड्स में क्या होता है ना कि आपको वहाँ पे एक मैनेजर को लगाना पड़ता है, वो अपना जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करता है, स्टॉक सिलेक्ट करता है, जिसके वजह से उसमें फीस हाई मिलता है, इसमें कंपनी का अर्निंग ज़्यादा हो सकता है। बट इंडेक्स फंड और ETF में क्या होता है, चार्जेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो करना है, तो चार्ज कम रहता है। तो आईसीआईसीआई बैंक मतलब जो एएमसी क्या कर रही है, वो इंडेक्स फंड ETFs को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्ले करने का सोच रही है। अभी मुझे भी कई बार आईसीआईसीआई एएमसी की तरफ से ETF खरीदने के लिए मतलब उनके एम्प्लॉय की तरफ से कॉल आता है कि हमने ये ETF लॉन्च किया, आप खरीद सकते हैं। तो वो ETF की तरफ बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उनको भले ही पर 100 रुपये पे
प्रॉफिट कम हो, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग को कैटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हाई वॉल्यूम पे गेम प्ले करेंगे और कम प्रॉफिट मार्जिन होने के बाद भी उनका वॉल्यूम की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो अभी देखते हैं इनका, देखिए जो टोटल AUM है, मतलब इसमें आपका इक्विटी, डेट, फिर आपका SIF सारे टाइप के फंड आ जाते हैं, उन सबको मिला के देखूँ तो इनका लगभग 11 लाख करोड़ का अभी इनका टोटल AUM हो चुका है, जो कि आपका अगर मैं YY बेसिस पे देखूं तो 25% से ग्रो किया है। अगेन ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है फिर भी 25% से ग्रो कर रही है, ये बहुत अच्छा नंबर है। मुझे कंपनी का रिजल्ट फिलहाल बहुत अच्छा लगा है। अगर मैं कंपनी का डिविडेंड देखूं तो कंपनी ने इस बार आपको लगभग 12.40 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट ठीक है, आपका 3,300 शेयर के ऊपर, मतलब जो रुपये है एक शेयर का, उस पर आपको 12 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, ठीक ठाक ही है, खराब नहीं बोलूँगा। फिर प्रॉफिट आपका जो नीचे गिर गया उसको तो मैं डिस्कस की करा ही कि प्रॉफिट जो गिरा है वो ESOP देने की वजह से गिरा है, क्योंकि उसको खर्चे के फॉर्म में दिखाना पड़ता है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम एक कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में, क्योंकि देखिए एक कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस हो सकती है, बट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, वो समझने के लिए हमको हमेशा वैल्यूएशन पे ध्यान देना चाहिए। तो आपको पता है कि मेरा जो स्ट्रेटेजी वो क्या है, गार्प इन्वेस्टिंग, मतलब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, मतलब मुझे ग्रोथ तो चाहिए बट बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन भी मैं उस कंपनी को नहीं देना चाहता हूँ। तो अब देखिए सिंपली अगर देखता हूँ तो इस साल का कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, लगभग 3,300 करोड़ का, और कंपनी का मार्केट कैप कितना टोटल आपका है 1,65,750 करोड़। तो जब मैं प्राइस टू अर्निंग करता हूँ, मतलब प्राइस डिवाइड बाय प्रॉफिट करता हूँ, तो मुझे निकल के आता है मोटा मोटी 50x का। तो अभी 50x आपको देखने में बहुत ज़्यादा महंगा लग सकता है कि कंपनी 50 के प्राइस टू अर्निंग पे चल रही है, बट हमको सिर्फ ये P को नहीं देखना चाहिए, हमें उसका ग्रोथ को भी देखना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग 50 अगर है और ग्रोथ मान लीजिए 60-70% से कर रही है, तो ये कंपनी मुझे सस्ता लगेगा, क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग से ज़्यादा स्पीड से कंपनी ग्रो कर पा रही है। तो अभी अगर मैं इसका ग्रोथ देखूँ तो इसने पूरे साल में कितना ग्रोथ दिखाया, अगर प्रॉफिट को देखूँ तो कंपनी लगभग मतलब मान लीजिए 16 से 20% का ग्रोथ दिखा रही है। अगर मान लो 20 ही मान लेता हूँ, तो भी अगर मैं देखूँ तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है, जो पैग रेशियो बनेगा, वो आपका लगभग 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है, 2.5 2.5 बन रहा है। तो देखिए मुझे ऐसी कंपनी अच्छी लगती है जिसका पैग रेशियो 1 या 1.5 के आसपास हो। बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन देने से उसमें आपको या तो टाइम करेक्शन देखने मिल सकता है या प्राइस करेक्शन देखने मिल सकता है, और दोनों ही कंडीशंस इन्वेस्टर के लिए क्या होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं। तो मुझे कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिया है, बट वैल्यूएशन महंगा होने की वजह से आज मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हो सकता है कल के दिन में जाके अगर इसका प्राइस थोड़ा बहुत नीचे मिले तो इसे बाय कर सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा महंगा मुझे लग रहा है, 2 टाइम 3 टाइम के आसपास लग रहा है, तो मैं इसे फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो किसी भी तरीके से आपको कंपनी को देखना है तो सीधा कूद उसमें नहीं जाना है, आपको तभी उसमें जम करना है जब कंपनी के अंदर बहुत भयंकर तरीके से ग्रोथ आ रहा हो या उसका वैल्यूएशन थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लेवल पे हो। इसी के अगेंस्ट पे या इसी के साथ कंपेयर करना चाहूँ तो मैंने जो निपॉन इंडिया का वीडियो बनाया हुआ है, नेम IMC बोल के है, तो उस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो ICICI से काफ़ी अच्छा है। कंपनी का मार्केट कैप भी छोटा है और ग्रोथ भी अच्छा दिखा रही है, तो उसका वैल्यूएशन भी मुझे कंफर्टेबल लग रहा था, तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ICICI का कंपैरिजन है, मुझे लगता है कि नेम इंडिया जो निपॉन इंडिया है वो ज़्यादा बेटर अच्छा कर सकता है आगे जाके, बट ये मेरा ओपिनियन है, आपको इसको रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है। आप जाइए खुद भी रिसर्च कीजिए, आपको पसंद आता है तो ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना है।